मैं काजल आज आपके साथ शेयर करने वाली क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है आपका नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो है क्लास 12 के बच्चों को जो है कहीं ना कहीं एक फोबिया रहता है कि भाई नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों के एक ये रहता है क्वेश्चन भाई दिमाग के ऊपर से जा रहा है। दिमाग के ऊपर से जाने का एक ही रीज़न है कि वो इस चीज़ को एकदम कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं समझते हैं। मतलब उनके लिए सारी चीज़ें मैस हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेशनल इनकम जो कि इतना इजी चैप्टर है और वो उनके लिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट चैप्टर बन जाता है क्लास 12 का। टीचर्स भी आपको एक फोबिया क्रिएट करके दे देते हैं कि भाई नेशनल इनकम है, सबसे ज़्यादा आप इसमें फंसते हो। और होता भी है क्यों? क्योंकि वो एक एक पॉइंट को जो है ना क्लियर नहीं करते माइंड के अंदर। तो बेसिकली आज मेरा जो मोटो है वो यही है कि मैं आपके लिए चीज़ों को सिंपल बनाऊँ। एज वी सरल दिशा वी वांट टू मेक लर्निंग सिंपल, कि भाई इजी करो चीज़ों को, बच्चों को जो है समझ भी आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद योर टॉपिक। नेशनल इनकम को जो है समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी आपका एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने क्लास 12 के ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कीवर्ड्स डाले थे, क्योंकि कीवर्ड्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको सबसे किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, कि किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपका इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका रेजिडेंट, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने रेजिडेंट्स, ठीक है, आप इसको हिंदी में सिंपली क्या बोलते हो, नागरिक, कि भाई मेरे देश के जो नागरिक हैं, मेरे देश के नागरिकों की जो इनकम है मैंने उसको काउंट करना है सिंपली। तो जब आप अपने देश के नागरिकों की बात करते हो तो उस समय क्या करेंगे कि नागरिकों की जो आपकी इनकम है उसको हमने नेशनल इनकम करेंगे। आपकी ये तो पता नहीं चलेगा कि नागरिक कोई दिखा, ठीक है। तो जो नागरिक क्या है, रेजिडेंट कौन होगा जिस हिसाब से हम अपने देश का नागरिक बता सकते हैं। अगर हम या किसी पर्सन को करके आप क्या किसी पर्सन से आप पूछते हैं आप कैसे देश का नागरिक हो, पॉलिटिक्स के लेवल पर बात अलग हो जाती है, उसके अंदर चीजें थोड़ी ऐड ऑन हो जाती है। पर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला कि इकोनॉमिक की वजह से डिराइव करना चाहिए आप किसी भी देश में। अब आपको जब पूछेगा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या चीज है, ठीक है, अब इकोनॉमिक की वजह से मतलब है कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो या आप जो है पैसा कमा रहे हो अपने देश में, कमाने के बाद उस पैसे को खर्च करना आपके देश में सबसे जरूरी भी है। कई बार आप कई लोगों को ऐसे देखते हो कि बाहर जा करके कमा रहे हैं और उसके बाद फिर खर्च किसी और देश में कर रहे हैं, तो वो वहाँ के नागरिक नहीं लगा रहे इसलिए। तो आगे के देश नागरिक होने का मतलब क्या है कि भैया आप जिस देश में कमा रहे हैं उसी देश में आप क्या करना होगा, अपना पैसा खर्च करना होगा, तभी तो आप क्या करोगे, अपने देश की इनकम का पार्ट बनोगे। ठीक, सेकंड चीज दूसरा, आपके ही देश के अंदर अगर मैं भारत की बात करूँ, हमारे देश में अपना ये होता है, आप भारत के अंदर जो है एक साल के रहना आपका जो है अनिवार्य होता है कि आप पहले एक साल तक भारत में रहिए, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, आपकी नागरिकता मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका रेजिडेंट। अभी रेजिडेंट में क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप आगे किसी फैक्टर का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सबसे मेन चीज है बच्चों को पता होना भाई कि आखिरकार ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम होती क्या चीज है। जो कुछ बच्चे हिंदी में भी है हमारे, तो हिंदी में इसको आप क्या कहते हो, सिंपली हिंदी में आप इसको कहते हो, मैं आपको लिख करके ही बता देती हूँ जी। नेशनल इनकम को आप कहते हो अपना राष्ट्रीय आय, और डोमेस्टिक इनकम को आप कहते हो घरेलू आय। अभी राष्ट्रीय आय और घरेलू आय का जो डिफरेंस है वो है क्या चीज। तो देखिए क्या आपको यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल वे में लिख करके दे देते हैं कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। मैंने आपको पहले इसलिए रेजिडेंट जो है तो आपको डेफिनेशन दे दी कि आप नागरिक कहोगे जिसको कि नागरिक एक कौन है। तो आपके देश की जो नागरिक है जितना वो एक साल तक आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी से जरिए कमा के आपको दे रहे हैं, उनको जब आप टोटल कर लेते हो तो उसको आप नेशनल इनकम कह देते हो भाई। राष्ट्रीय है ना, देश के अंदर हो सकता
एनआरआईज भी बोलते हो, ठीक। तो नेशनल इनकम जो आपके मतलब लाइक आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, ये है कि भाई फैक्टर इनकम नंबर नॉन रेजिडेंट विद आपके जितने देश में जो लोग रह रहे हैं आपके अपने नागरिक उनके द्वारा कमाई गई आय, और दूसरा कुछ नागरिक कुछ नागरिक अपने देश के बाहर भी रह रहे थे, जरूरी नहीं कि हर इंसान आपके देश में रहेगा, ये आपको बाहर करेंगे। कुछ लोग आपके देश के नागरिक तो है पर अगर किसी कारणवश वो बाहर जाके कमा रहे हैं, ठीक है, या कुछ महीनों के लिए वो बाहर गए पर फिर भी वो कमा करके वापस देश में लेकर आ रहे हैं, तो उनके द्वारा भी जो इनकम आपने उन्होंने जो अर्न की है उनकी इनकम को भी हम सब बता सकते हैं। नेशनल इनकम को लिखने का एक जो है तरीका होता है कि आप लिखोगे जैसे कि आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो नेशनल इनकम लिखेंगे वो ये देगा आपको काम करेगा, वहां पर आपको जो है नेशनल इनकम की जगह पर एनपीएससी देगा, तो बच्चों का ऐड करेगा मैंने एससी क्या चीज है ना, इसको कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। आने वाली स्लाइड्स में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी धीरे-धीरे। तो फैक्टर कॉस्ट पर जब आप अपनी इसको नेशनल प्रोडक्ट को काउंट करते हो तो ये आपकी नेशनल इनकम जो आपको देगी। आगे देखते हैं नेशनल इनकम के लिए आपको मेरे साथ प्रवासी इनकम जिसको मैंने घरेलू आय आप देखिए मैं आपको एक सिंपल वे में बता रही हूँ कि अगर मैंने कहा कि सिंपल कंट्री ये आपका एक देश है, इस देश के अंदर सिर्फ आपके देश के लोग रह रहे हैं तो आप लोगे नो, आपके देश के अंदर इंडिया के लोग रह रहे हैं प्लस जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं वो भी आपके देश में रह रहे हैं, या किसी के अंदर तो आपके देश में, ठीक है, जो विदेशों से लोग आ करके आपके देशों में लोग रह रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ कमाने रहेंगे। अगर मैंने कहा कि मेरे देश की घरेलू आय है और मेरे देश में रहने वाला हर व्यक्ति वो मेरे देश का है या फिर मेरे देश के बाहर से आया हुआ व्यक्ति कितना है, अगर वो जितना कमा रहा है जितना पता लगे कि कितना कमा रहा है तो उसको आप दे दो डोमेस्टिक इनकम यानी आपकी घरेलू आय, ठीक है, या आपके लिए भी इसका टैक्सेशन कि आपके एक सालों के अंदर जितने भी आपके खुद के देश के नागरिक और इसके अलावा आपके देश में रह रहे दूसरे देश के नागरिक जितना भी कमा करके आपको देंगे, जब आप उसको कमा करके तो उसको अपना घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम। अब जैसे हम नेशनल इनकम को पढ़ेंगे उसको एनपीएससी कहा जाता है, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम को क्या करेंगे तो जी इसको कहा जाता है आपका एनडीपीएफ, यहाँ पर एनएनपी है और यहाँ पर एनपीपी है, अगर किसी का है तो चीज सेम का है, ये एन नेशनल को रिप्रेजेंट करती है और ये डी डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करती है, तो सिंपल है बात कुछ तरफ नहीं है इसके अंदर। एनएनपी ऐसे आप जब काउंट करोगे तो नेशनल इनकम हो जाती है, एनडीपी ऐसे आप काउंट करोगे तो आपका डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। तो जैसे फॉर्मूला क्या बनेगा कि फैक्टर इनकम जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट है आपका ये जितने नॉर्मल रेजिडेंट आपको कमाने के लिए दे रहे हैं वो आप काउंट कर लो प्लस जो आपके नॉन रेजिडेंट है मतलब आपके देश के नहीं है परंतु वो बाहर से आकर के तो भारत में रह रहे हैं उनके द्वारा जितना भी इनकम उन्होंने अर्न किया उसको काउंट कर लो तो उसको कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। आई होप आपको क्लियर हो रही है, जितना काफी चैप्टर बनाया जाता है काफी चैप्टर है नहीं रियलिटी में। आगे देखते हैं एक वर्ड आपको आपके चैप्टर में मिल रहा होगा बार-बार टैक्सेशन, ये बड़े से टैक्सेशन तो हिंदी में कहा जाता है मूल्यह्रास, ठीक है, इसको मूल्यह्रास कहा जाता है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास हिंदी वाले बच्चों के लिए मूल्यह्रास का क्या मतलब है? ह्रास का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू में कमी आ जाना। अब मूल्य का मतलब कि भाई किसी कोई भी चीज आपके पास आने है उसकी वैल्यू का पता होगी जब उसको टूट जाए या आप कह सकते हो कि आप मशीन कुछ कोई मशीन की जो कुछ सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होगी एक जैसे नहीं रहेगी, उसमें घिसावट आएगी, उसमें कुछ टूट फूट आएगी, भाई कोई नट हो गई किसी चीज मशीन के तो छोटा मोटा तो खर्चा होता है उसको कहा जाता है
अगर रेशियो में बात है तो नॉर्मल रियलिटी है तो मशीनरी कि एक साल के अंदर आपका एक मशीनरी को लेकर जितना भी खर्चा हुआ क्योंकि हम प्रोडक्शन किससे कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो उसके अंदर जो भी आपका थोड़ा बहुत जो आप कहते हैं कि हिसाब हो गई या आपका नॉर्मल रियलिटी अगर हो गया ठीक है आपको जो नुकसान हुआ मशीनरी के अंदर जो ऐसा आपका खर्च हुआ कॉस्ट के रूप में तो उसको आपने डेप्रिसिएशन का कम करना इसी को क्योंकि हर बार आप डेप्रिसिएशन नहीं देते एक बार सीबीएसई बच्चों के साथ मजाक करती है तो वो क्या क्यों नाम को चेंज करके आपको दे देती है सीधा अगर आपको नहीं किया जाएगा तो आप वहां पर क्या हो जाएगा तो वहां पर डेप्रिसिएशन की जगह एक वर्ड मिलेगा आपको लॉस ऑफ वैल्यू कैपिटल जिसको आप कहते हो कि जो पूंजी आपकी पूंजी का जो वस्तु है उसके अंदर जब आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है कैपिटल वर्ड का मतलब भी यहाँ पर मशीनरी होता है तो मशीनरी की बात कर लो या मैंने डेप्रिसिएशन से लेकर के आपको तो बात तो वही कि मशीनरी की लॉस हो गई आपकी वैल्यू में लॉस हुआ डेप्रिसिएशन तो दो चीजें सेम है तो वैल्यू से नहीं ना इसको आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की कहते हो कि मशीनरी जो आपके फिक्स है आपको प्रोडक्शन करना है तो मशीनरी तो लगानी पड़ेगी अब उसके अंदर कोई खर्चा आ रहा है तो आप कंजम्पशन हो गया इसको कारण रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है और उसके अलावा कॉस्ट का फिक्स एसेट भी कहा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होने कि भाई क्या अलग-अलग मैंने इसमें चीजें लिख दी हैं ये सारी चीजें उसी का ही नेम है बस ठीक है तो डेप्रिसिएशन का मतलब बताया जाता है ना कि जो आपको थोड़ा बहुत मशीनों को लेकर के हिसाब कर दोगे किसी का बिल्ड हो गया किसी का कोई प्लांट टूट गया कोई प्लांट टूट गया उसके लिए वहां पर पैसा लगा है तो कुछ और डेप्रिसिएशन लगेगा इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो पता होना चाहिए वो है मेरे हिसाब से गोल्डन रूल्स के इंटरनेशनल का क्या होगी गोल्डन रूल्स क्या चीज होती है मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर जिसको मैं जैसे इतना हाईलाइटेड गोल्डन रूल्स लिख दिया तो आपको मालूम है कि ग्रोस डेट नेशनल डोमेस्टिक एमपी एसपी ये जो शब्द आपको मिल रहे होंगे बार बार सवाल करते हुए क्वेश्चन आपके दिमाग में होती क्या चीज है और कौन चीज से बड़ा होता है तो मैं हमेशा बच्चों को अपनी क्लास में एक हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ तो मैंने इनको जिस तरीके से समझाया मैं आपको भी अपने वाले ऑडियंस को भी वैसे समझाना चाहूंगी देखिए ग्रॉस का मतलब क्या होता है ग्रॉस का मतलब होता है टोटल ग्रॉस का मतलब होता है टोटल यानी कि आप जिस भी वर्ड में आगे ग्रॉस करके आ गया तो उसका मतलब है कि आप टोटल काउंट कर लो अब जैसे कि मैं बहुत प्यार से समझ रहे समझिए कि आप चाय पीते हो तो चाय जब चाय पीते हो तो ऑफ कोर्स उसमें चाय पत्ती होती है और एक सब चीजें आपको उस पर पड़ी होती है आप क्या यूज करते हो चाय पत्ती को हटाने के लिए आप यूज करते हो यानी कि इसको आपने निकाल दिया कि मैंने जो इम्पोर्टेंट थी या जो चीजें आपको नहीं चाहिए थी आप वांटेड टू चाय के अंदर पहले एक्स्ट्रा नहीं लगाए और उसके बाद जब चाय डाली तो मेरे पास जो चीज निकल कर आई वो प्योर है तो मतलब नेट का मतलब क्या होता है शुद्ध तो ग्रॉस का मतलब हो गया कि भैया टोटल जितनी भी चीज है वो सारी टोटल है और नेट का मतलब होता है कि जिसमें से जो प्योरिटी की चीज आप हटा दी और आपके पास क्या चीज होगी प्योर चीज बची नेट का मतलब यहाँ पर हो गया प्योर चाय में जितना वाला पोर्शन है ना आपको नहीं चीज मिलेगी तो ग्रॉस में क्या होगा बड़ा होगा क्योंकि ग्रॉस का मतलब है टोटल अब उससे अगर मैं बाकी सब के लिए मेरे पास एक चाय का पतीला है और इसके अंदर मैंने कहा कि चाय इसके अंदर मैंने चाय कितनी में लगी है अभी चाय की अगर चाय की बात है कि बहुत ज्यादा है अगर जैसे चाय की यूज करेंगे तो इसके अंदर चाय कितनी में लगेगी चाय कितनी है तो यानी ग्रॉस का मात्रा ज्यादा होगा और नेट का मात्रा कम होगा सेकंड चीज जो है आज स्टार्टिंग में बता रहा है नेशनल एंड डोमेस्टिक नेशनल का मतलब क्या है कि आपके ही देश के लोगों के द्वारा आपकी इनकम को कम करना और डोमेस्टिक का मतलब आपके देश में आता है वो आपके नागरिक है जैसे फॉरेन से आने वाले लोग हैं वो आपको काउंटर करके दे रहे हैं क्या याद रखने वाली चीज है आपकी नेशनल जो है वो डोमेस्टिक से हमेशा बड़ी है कि आपका जो राष्ट्रीय है राष्ट्रीय आय की किसी भी चीज की बात करें तो राष्ट्रीय शब्द आ रहा है तो वो आपकी घरेलू से बड़ा होगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से होती है अब लेट कर लो कि आप एक पर्सन कोई भी पर्सन है मान लीजिए कि पर्सन है अब ये पर्सन किसी एक पेन का जो है प्रोडक्शन करता है ठीक है भाई आप ये पेन की फैक्ट्री है इनकी और ये पेन बनाते हैं तो क्या मैं आपको कह सकती हूँ कि पेन बनाते हुए अपनी कॉस्ट को कम करेंगे तो जी बिल्कुल
बिल्कुल काउंट करेंगे। मैंने कहा जिनको पेन जो है पेन की कॉस्ट का मतलब है कि लागत, ये जो लागत है ये लागत जो आती है बराबर करके सब कुछ 6 ₹60 क्या पड़ रही है, कॉस्ट पड़ रही है। अब इसमें इन्होंने किस किस के कॉस्ट अमाउंट, क्योंकि रॉ मटेरियल है, लैंड की, लेबर की, ठीक है, कैपिटल लगाया, सबको मिला करके वो ₹6 की इनकी कॉस्ट पड़ी। अब जाहिर सी बात है ये कॉस्ट पर तो अपना नहीं चला रहा। क्या आप अगर एक मैन्युफैक्चरर होते और आपको एक पेन बनाने की कीमत भी ₹6 लगती तो आप उसको ₹6 पे बेचोगे? पॉसिबल ही नहीं। आज इसमें क्या ऐड करोगे आप? प्रॉफिट, क्योंकि भाई हर पर्सन क्यों बैठा हुआ है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो काम आप कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज का, प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हो। अब आपने क्या करा, कॉस्ट पर अपना प्रॉफिट ऐड करा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस? जिस प्राइस पर आप ले जाकर किसी भी प्रोडक्ट को बेच कर आते हो। मैंने अगर मेरा जो प्रॉफिट है टैक्स वगैरह हटा करके अगर मैं लगा के तो 4 देता, तो 6 + 4 सिंपली हो गया आपका मार्केट प्राइस ₹10। क्योंकि भाई एक पेन की कीमत बाजार में जाकर के कितने की पड़ी? ₹10। तो ये कॉस्ट जो है प्लस प्रॉफिट जब आप करते हो आपको क्या देता है? आपका मार्केट प्राइस आपको दे देता है, जिस प्राइस पर हम किसी भी चीज को मार्केट में ले जाकर के सेल करेंगे, ठीक है। और मार्केट प्राइस हमेशा आपकी फैक्टर कॉस्ट आई होप आपको मालूम ही होगा, क्लास 12 के बच्चे हैं, सीनियर होंगे, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब तो उन्हें मालूम नहीं होगा। भाई फैक्टर कॉस्ट में 4 चीजें आप नहीं पढ़ते। फैक्टर है आपके पास प्रोडक्शन के, एक है भूमि, श्रम, ठीक है, पूंजी और उद्योगपति, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनके द्वारा जो कॉस्ट बन रही है वो आपकी मार्केट प्राइस से कम नहीं होगी, क्योंकि आप कॉस्ट पर कभी भी अपना सामान सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? मार्केट प्राइस में आप अपनी फैक्टर कॉस्ट को और प्लस के जो आईडी है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको प्लस करो। अगर आप बोले मैम ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फंड है, तो जी इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, आपको ऑलरेडी सब कुछ गिवन होता है। सरकार जितने का आपसे टैक्स ले रही है उसमें कुछ ना कुछ सब्सिडीज भी देती है वो प्रोड्यूसर्स को। तो टैक्स में से सब्सिडी माइनस जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स की आपने टैक्स इतना पे करा और आपको सब्सिडी इतनी मिल गई, तो उसके बदले में जो कुछ बचा हुआ वैल्यू रह गई है वो आपकी एनआईटी बन गई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। भाई ना चाहते हुए मैंने इनडायरेक्टली जो टैक्स पे करा, अब आपको मैंने कहा भाई आपने टैक्स पे करा इस पेन के ऊपर ₹1 और आपको जो सब्सिडी थी वो थी 0.5 की, तो ना चाहते हुए भी आपने 0.5 रुपीज का क्या पे कर दिया? एनआईटी पे कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आप अपना एनआईटी प्लस फैक्टर कॉस्ट जब करोगे तो आपको हमेशा मार्केट प्राइस मिलता है। ये गोल्डन रूल्स थे इसके। इसके अलावा बच्चों को जब इसको समझने से पहले आप ये समझो कि आपके पास कितने एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के अंदर, मतलब आप आखिरकार कैलकुलेट किन किन चीजों को करते हो। तो देखिए आपके पास 2 चीजें हैं, हम अब तक पढ़कर आ रहे थे, एक है डोमेस्टिक और दूसरी आपकी नेशनल। हाँ, तो एक है आपका घरेलू और दूसरा है आपका राष्ट्रीय। इसमें आपको 8 चीजें जो है वो मिलेंगी, बार बार ये वर्ड्स आपको रिपीट होंगे आपकी बुक में। कोई भी बुक आप जो भी रेफर कर रहे हो, वेदर इट इज टी.आर. जैन या संदीप गर्ग, क्योंकि सबसे मोस्टली पब्लिशर जो है मतलब पब्लिश्ड बुक्स है इकोनॉमिक्स को लेकर के वो ये 2 है। तो इनमें आपको बार बार रिपीटेड वर्ड्स ये मिलते हैं। एक मिलेगा आपको जीडीपी एट एमपी, क्योंकि अभी मैंने आपको मार्केट प्राइस बताया। एक होगा आपका जीडीपी एट एफसी, भाई जीडीपी को काउंट तो कर लो पर फैक्टर कॉस्ट पर काउंट कर रही हूँ मैं, यानी मैंने मार्केट प्राइस को काउंट ही नहीं करना। एक है आपका एनडीपी एट एमपी और एक है आपका एनडीपी एट एफसी। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है देखो, आगे स्टार्टिंग में जी और ये तो सारे सेम है, एक है जी दूसरा है एन। यहाँ पर एक बार एमपी हो गया और एक बार ये आपका एफसी हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेम एज यहाँ पर नेशनल में कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही है, वही सेम जी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एन है। यहाँ पर भी आपका एमपी और एफसी ये 2 टर्म्स है। यहाँ पर डी है, डी डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये जो एन है ये एन नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 8 चीजें आपको बार बार दिया जाएगा कि आप इसको निकालो, आप इसको सॉल्व करो। आपको हो सकता है कि कोई भी जो फॉर्मूलेस है उस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए कि भाई जीडीपी एट एमपी आपको मिल गया। अब आपको कहते हैं कि इससे इस जीडीपी एट एमपी से आप निकाल के दो मुझे एनडीपी एट एफसी। अब जीडीपी एट एमपी निकालने के तो आपके पास 3 से 4 तरीके हैं।
आई मीन सिर्फ 3 ही तरीके हैं, चौथा तरीका अभी तक इजाद नहीं हुए, ठीक है, और शुक्र है कि वो नहीं हुए थे, तो बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जीडीपीएट एमपी जो है, इससे आप क्या कर लोगे, एनडीपीएट एफसी निकालो, पर इसको निकालने का तरीका है ऑफ कोर्स। तो अब इस वाली स्लाइड पे चलते हैं वापस, जहां मेरे को आपको बताना है कि भाई कैसे आप जी से एन पर पहुंचते हो, डी से एन पर पहुंचते हो, और फिर ये एनपी से एफसी पर पहुंचते हो। ये चीज आप अपने माइंड में एक तरीके से कॉपी कर लो भाई, वो किसी भी आपके ब्रेन के किसी भी एक छोटे से रूम में फिट हो जाएगा कि आखिरकार मैं जी से एन पर, ठीक है, जी से एन मतलब ग्रॉस है, और ग्रॉस से मैं नेट पर कैसे आऊंगी। वेट, आपका ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आपका निकलता है नेट। ग्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया ही था, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। अब मुझे क्या करना है, अपने टोटल में से ये निकालना है कि आखिरकार मैं प्योर चीजें क्या। अब मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अपना मेरे को जितना भी लॉस हो रहा था, या ये कह लो इम्प्योरिटीज थी, उसको माइनस करो, और इम्प्योरिटीज क्या थी, वो छोटा मोटा घाटा। अभी आपको मैंने बताया था डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है, तो जी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो छोटा मोटा घाटा। आप जब ग्रॉस में से नेट पर आते हो तो उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन को सिंपली माइनस करना पड़ता है। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए क्या करना पड़ता है जी, NFIA, इसको कहा जाता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से आपकी शुद्ध आय, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये कैसे निकालेंगे ये अभी आपको मैं आगे बताऊं, आप प्लीज कंटिन्यू देखते रहिए। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने का एक ही तरीका है भाई, डोमेस्टिक का मतलब हमने क्या पढ़ा, मेरे देश में रह रहे जितने भी लोग हैं उनकी इनकम। मुझे जाना किस पर है, नेशनल पर, तो क्या मैं अपने बाहर रह रहे लोगों की इनकम को काउंट नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आने का एक ही तरीका है कि भैया जो बाहर बैठे हुए लोग हैं हमारे देश के, उनकी इनकम को आप क्या कर दो, उसको प्लस कर दो। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ इसका मतलब यही है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि भाई मेरे देश के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो भी इनकम आ रही है उनको प्लस कर दो तो मैं नेशनल पर पहुंच जाऊंगी, ठीक है। एमपी से एफसी पर आने के लिए क्या करना पड़ता है, एमपी का भी मतलब बताया थी मैंने कि भाई मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं अपना NIT को जो है प्लस कर लेते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तभी आपको एमपी मिलती है। अब मेरे को एमपी से अगर एफसी पर आना है तो मैं क्या कर दूंगी, उसको सिंपली माइनस कर दूंगी। NIT का मतलब था आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको भी निकालने का तरीका बता चुकी हूँ भाई, टैक्स जो आपके पास है उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका NIT। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, नेशनल इनकम आप ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ चीजें तो देखिए मेहनत मांगती ही है। तो ग्रॉस से आपको अगर नेट पर आना, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालनी है तो आप अपना नेट फैक्टर इनकम यानी बाहर बैठे हुए लोगों की इनकम को भी आप ऐड कर लोगे। माइनस और प्लस में ध्यान देना है आपको। मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पर आना है, यानी भाई मेरी मार्केट प्राइस कब बनती है, जब मैंने फैक्टर कॉस्ट में अपना जो भी NIT है उसको प्लस करा होगा। तो एमपी से वापस NIT पर आने के लिए आप क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सिंपली माइनस कर दोगे। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, और ये जो आपका फियर है नेशनल इनकम को लेकर के वो थोड़ा कम हो रहा होगा। नाउ यू हैव 3 मेथड्स कि भाई नेशनल इनकम को निकालने के ही खुद 3 मेथड्स हैं आपके। एक है आपका सबसे पहला वैल्यू एडेड, एक है आपका सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड, यानी जितनी भी चीजें आपके पास है उसकी वैल्यूज को आप ऐड करते चले जाना, ठीक। इसके बाद एक और 2 और हैं आपके पास, दिखा देती हूँ मैं आपको। वैल्यू एडेड के बाद है आपके पास इनकम मेथड,
ये रहा इनकम मेथड, और तीसरा है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीन आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं। आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो इन तीनों का यूज आपको बोल दिया जाता है, किसी को भी आपको दे देंगे, लेकर के दे दिया जाएगा कि भाई वैल्यू एडेड से निकाल के दो, या एक्सपेंडिचर से निकाल के दो, या फिर इनकम मेथड का यूज करके दो। मोस्ट प्रोबेबली जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है वो क्या है कि वैल्यू एडेड काफी कम आता है, क्योंकि वो इजी है और सबसे ज्यादा इनकम और एक्सपेंडिचर ही डिमांड में रहता है सीबीएसई की तरफ से। तो मैं आपको रिकमेंड भी यही करूंगी कि आप इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान देना। देखिए पहला आपका जो मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, जो मैंने आपको कहा हिंदी में मूल्य वृद्धि विधि। आप इसको सिंपली वैल्यू एडेड तो कहते ही हो, इसको और क्या कह सकते हो, यानी मतलब आपको जरूरी नहीं सीबीएसई वाली हो सकता है हमसे आपके साथ स्कैम कर दे, है ना, पागल बना दे आपको, तो इसके लिए वो प्रोडक्ट मेथड भी आपको लिख करके दे सकते हैं, इन्वेंट्री मेथड दे सकते हैं, नेट आउटपुट मेथड आपको लिख के दे देंगे, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन या फिर कमोडिटी सर्विसेज मेथड। ये तीनों ही ये मतलब इतने सारे नेम्स ये जो है ये वैल्यू एडेड मेथड के ही नाम है। तो आपको घबराना नहीं कि भाई आखिरकार ये कौन से अलग से मतलब किस ग्रह के ये फॉर्मूलाज आपसे पूछ ले गए, ये इसी ग्रह के हैं। वैल्यू एडेड को आप लिखोगे क्या, क्योंकि अगर वैल्यू एडेड मेथड को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ तो मिलेगा बदले में। तो जी बदले में आपको या तो ये मिल जाएगा या इसी को आप ये भी लिख सकते हो, या और लिख लेना कि भाई जीवीए एट एमपी मिल जाएगा, या तो जीवीए एट एमपी कह लो उसको, या फिर आप इसको जीडीपी एट एमपी कह लो, दोनों चीजें सेम है। मतलब जब आप वैल्यू एडेड मेथड को यूज करोगे तो आपको जीडीपी एट एमपी मिलने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अब नेशनल इनकम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि जीवी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी अगर आपको मिल जाता है वैल्यू एडेड से, तो उससे आप नेशनल पर कैसे पहुंचोगे। लेट्स सी वैल्यू एडेड मेथड का, यानी हम जो बोल रहे थे वैल्यू एडेड से आपको क्या मिलने वाले, आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, एक है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन्हें आपस में माइनस करो, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस करना है आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर। क्योंकि मैंने कहा सीबीएसई वाले जो है वो आपके साथ मजाक करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा तो देंगे नहीं, तो यानी आपको हर एक चीज को यहाँ निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का तरीका क्या होता है जी, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को प्लस करना। सिंपल सा फॉर्मूला सिंपल है, पर वो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आप पहले किस चीज को पहले निकालना है, किसको क्या निकालना है, वो सारी चीजें एक दूसरे से मैस हो जाती है। तो फॉर्मूला छोटा सा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट है और दूसरी चीज है मेरे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन, इन दोनों को आपको आपस में माइनस करना है। पर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको सीधा गिवन ही नहीं होता, वो कैसे निकाला जाता है, आपको वहां दे दिया जाएगा पर सेल्स, आपको वहां पर गिवन होगा चेंज इन स्टॉक, इन दोनों से आप जब इनको जोड़ोगे तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब सेल्स भी मान लीजिए नहीं दिया, किस्मत बेकार, तो सेल्स को भी निकाल सकते हो आप, वहां पर ये तो गिवन हो गई है कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। सेल्स का मतलब क्या है कि भाई आप सामान बेच रहे हो, तो आप सामान अपने देश में भी बेच रहे होगे और बाहर भी तो कुछ सामान जा रहा होगा आपका, एक्सपोर्ट कर रहे होगे, वो भी मेरी सेल्स का पार्ट हो जाएगा। तो मैंने डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को प्लस कर देना है, और ये भी नहीं गिवन तो भैया प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दीजिएगा, आपका अपना आंसर जो है आ जाएगा कि सेल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो जो सेल्स निकालने के इतने सारे तरीके हैं, या तो आप डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर दो, अगर वो भी गिवन नहीं है तो भाई प्राइस दे रखा होगा और ये कह दिया होगा इतना क्वांटिटी में सामान जो है वो बेचा गया है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या निकल कर आएगा, सेल्स निकल कर आएगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, तो इसको निकालने का एक तरीका है भाई क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें इतना ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, बार बार जब भी चेंज इन स्टॉक आए तो माइंड में एक ही चीज रिमाइंड करना कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कि क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है, इनको आपस में माइनस करोगे तो चेंज इन स्टॉक निकल कर आएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब आप उस चीज को यूज कर रहे हो, अब यूज कर रहे हो यानी कि आपने या तो उस चीज को परचेज करा होगा या फिर प्रोड्यूसर के रूप में आपने उसको इंपोर्ट करा होगा, ये दो चीजें हो सकती है। आपने जितना भी डोमेस्टिक परचेज करा था उसको प्लस जो आपने बाहर से सामान मंगवाया इंपोर्ट जो करा उसको, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे आपको मिलता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। और ये भी गिवन नहीं है तो वहाँ एक वर्ड दे देगा भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
कि मैंने ये सारी चीजें रॉ मटेरियल को जो है इतना परचेज करा, तो वो भी मेरा क्या कंजप्शन हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार वापस रिवाइज करा रही हूँ कि आपका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी। इसमें आपको निकालने का तरीका क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन से। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाएगा, तो सिंपली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको अगर मैम ये भी निकालना सिखा दूं तो जी सेल्स कैसे निकालते हो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इंटरमीडिएट कंजप्शन का तरीका क्या है कि भाई जो आपने परचेज करा डोमेस्टिक परचेज और प्लस में इम्पोर्ट। इन सब को सॉल्व करने के बाद आपको जो चीज मिल रही है इस फॉर्मूले से वो है जी आपका जीडीपी एट एमपी। यानी कि आपको अब तक इतना जो है झमाला निकालने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो चीज मिली थी वो क्या थी, जीडीपी एट एमपी। पर हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि जीडीपी एट एमपी निकाल के दो, हमारा क्वेश्चन तो ये कि मैम इसको नेशनल कैसे बनाएंगे, क्योंकि नेशनल है इनकम जो आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर का नाम ही है नेशनल इनकम। तो आपको क्या मिला, जीडीपी एट एमपी मिला। आपको मैंने गोल्डन रूल से एक स्लाइड पहले जो समझाई थी वो क्या थी कि जी से एन पर कैसे आते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया था जी डीपी एन पी से एन एन पी एट एफ सी पर आने का तरीका। जी से एन पर आना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कीजिए। ठीक है, मैंने क्या करा भाई, एन एन पी एट एफ सी पर आने के लिए सबसे पहले जी डी पी एट एफ पी जो भी वैल्यू निकल करके आई है उसमें मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस करा। दूसरी चीज देखो, डी से एन पर आना है वापस, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए क्या करना है, एनएफआईओ को प्लस। ठीक है, एनएफआईए को प्लस कर दो, यहाँ पर मैंने ये कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस करा। उसके बाद दूसरी चीज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से लोगों की इनकम उसको प्लस कर दो, और एमपी से एफसी पर आने के लिए एनआईटी को माइनस कर दिया। अब आपको याद होगा एनआईटी कैसे निकाला था, तो सिंपली टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस जब सब्सिडी करोगे तो आपका एनआईटी निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इससे आप जीडीपी एट एमपी जो है इससे आप एनएनपी एट एफसी पर कैसे पहुंच सकते हो, तो जी वैल्यू एडिड मेथड आप जब यूज करोगे वो ऊपर वाली सारी चीजों को आप प्लस कर दो, उसके बाद इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा, एनएफआई को प्लस कर दीजिएगा और एनआईटी को माइनस कर दीजिएगा। जब ये सारी चीजें आप कर लोगे आपको सिंपली मिल जाएगा एनएनपी एट एफसी। सिंपल नहीं है, कहने के लिए सिंपल है बस ये। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका इनकम मेथड, और इनकम मेथड का मतलब वही आय विधि, और ये कैसे निकाला जाएगा। इस इनकम मेथड को भी कुछ और नामों से भी जाना जाता होगा, तो जाहिर सी बात है इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी कहते हो, यानी इनकम को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं अपने लोगों के बीच में। फैक्टर पेमेंट क्लास 11 से पढ़कर आ रहे हो ये चीज तो आप लोग, एक होती है फैक्टर आपकी प्रोडक्शन फैक्टर और एक होती है फैक्टर पेमेंट, कि भाई जो आपके प्रोडक्शन में आने वाले जो चीजें हैं काम आ रही है उनको बदले में कुछ तो पे कर रहे होगे, तो वो फैक्टर पेमेंट मेथड भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है आपको, लास्ट में मैंने आपको बोला था कि वैल्यू एडिड का जब आपने यूज करा ना, तो वैल्यू एडिड से जो चीज आपको मिली थी वो क्या थी, जीडीपी एट एमपी। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेटा जब आप लोग इनकम मेथड यूज कर रहे होगे तो उसको आप एनडीपी एट एफसी मिलता है, मतलब उसको यूज करने के बाद आपको जो चीज मिल रही है वो जीडीपी नहीं है, वो एनडीपी एट एफसी मिल रही है। अब आपके लिए देखो काम कितना आसान हो गया, आपको सीधा सीधा एन ऑलरेडी गिवन है, एफसी ऑलरेडी गिवन है, बस इस डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, और उसका तरीका आपको बता रखा है, एनएफआईओ को प्लस कर दो। बट इस एनडीपी एट एफसी को निकालने के लिए भी तो कुछ होगा कि इनकम मेथड के अंदर मैडम क्या चीजें दे दी जाएंगी हमें, जो हम प्लस करें माइनस करें और उसके बाद हमारा एनडीपी एट एफसी आ जाए। तो एनडीपी एट एफसी को निकालने के लिए इनकम मेथड के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होता है, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस में मिक्स्ड इनकम। तीन चीजों को ध्यान रखना है, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरी चीज मिक्स्ड इनकम। एज आई टोल्ड यू कि भाई सारी चीजें आपको गिवन नहीं होती, आपको सारी चीजों को खोल करके दे रखे हैं, है ना, स्पेयर पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा है, उनको प्लस करो। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकालेंगे। एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं,
किसी भी ऑनर है, ऑनर के अंडर जो लोग वर्क कर रहे होते हैं उनको आप एम्प्लॉयज कह देते हो। अब उनका खर्चा क्या होगा, वो किन चीजों के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, मतलब ये एक प्रोड्यूसर उनके ऊपर किस चीज को लेकर के खर्च करेगा जी, उनको वो बदले में कैश दे रहा होगा, सैलरी, तो सैलरीज आपको दे रखी होगी। अगर आपको निकालना है ना कि कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकाले मैम, तो आपको बेटा टेबल के रूप में, टेबल के अंदर वो सारी चीजें गिवन होती हैं, जैसे कैश दे रखा होगा आपको कि सैलरीज इन कैश पे कर रहे हो, सैलरीज आप इन काइंड्स पे कर रहे हो, जैसे आपने कोई मेडिकल सर्विसेज देनी तो रेंट, ठीक है, टेलीफोन का आपका बिल, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी सैलरीज ही तो है एक तरीके की, या वेजेस कह लो उसको, सैलरीज ना कह करके वेजेस कह लो, बट वो इन काइंड्स, यानी कि आप उसको कैश में पे नहीं कर रहे हो, आप उसको उसके बदले में कुछ दे रहे हो, ठीक है। आजकल तो जितने भी आपके ये वेजेस एंड सैलरीज है ये अक्सर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दूसरी चीज एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए लिखी हुई है जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है बच्चों के माइंड पर एग्जाम के टाइम पर, कि एक होता है एम्प्लॉयज का, अच्छा यहाँ पर मैंने, हाँ ठीक है सही लिखा हुआ है, एक होता है एम्प्लॉयज और एक होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो इंसान काम दे रहा है और एम्प्लॉयज जो इंसान काम ले रहा है। अब एम्प्लॉयर ही तो क्या करेगा, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आएगा, जैसे आपका हर क्या कहते हैं भाई, कंपनीज के अंदर आप लोगों की फिक्स डिपॉजिट कराए जाते हैं, ठीक है, कि मंथली कुछ पैसा जो है वो निकाल लिया जाता है, लोग जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके सैलरीज में से कुछ हिस्सा उनका निकाल करके फिर उनको फिक्स डिपॉजिट में कर दिया, तो उसके लिए भी आपके जो प्रोड्यूसर है वो कहीं ना कहीं कुछ खर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि ऑलवेज चूज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ना सीबीएसई क्या करेगी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना एम्प्लॉयर्स की जगह पर एम्प्लॉय लिख देगी, दिया ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है देखो, और अगर दे रखा है तो ध्यान रखो कि क्या वो कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो एम्प्लॉयर का है या फिर एम्प्लॉयज का है, तो एम्प्लॉयर का आपको चूज करना है हमेशा, ना कि एम्प्लॉयज का, ठीक। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप ले लीजिए। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के भी तरीके होते हैं, एक मैं आपको वापस रिवाइज अप करा दूं, भूल ना जाना कि भाई कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीजों को आपको काउंट करना था। कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज में मैंने आपको बता दी 3 से 4 चीजें, तो हाँ 3 ही है, एक है आपका वेजेस या सैलरीज इन कैश, एक आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, और तीसरी चीज है आपकी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट स्कीम्स। नेक्स्ट चीज ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकाला जाए भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के भी वही सारी चीजें आपको गिवन होगी कुछ ना कुछ। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए आपको रेंट दे रखा होगा, रॉयल्टी दे रखा होगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट दे रखा होगा जी, प्रॉफिट के लिए हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट हो जिसको डिविडेंड भी कहा जाएगा, या हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग दे रखी हो जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स भी आपको काउंट करना है जिसको प्रॉफिट टैक्स कहा जाता है, और एट द लास्ट इंटरेस्ट। इन सभी चीजों को प्लस करोगे तब जाकर आपको मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी, डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा है, रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स और फिर इंटरेस्ट, इन सभी चीजों को आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। और फिर इन सबको सॉल्व करने के बाद, अच्छा मिक्स इनकम रह गई है, मिक्स इनकम आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। तो ये जो मिक्स इनकम है इसको आपको टेंशन नहीं लेना, तो मिक्स इनकम आपको ऑलरेडी लिख करके देगा टेबल में कि मिक्स इनकम, आपको जो निकालना है वो है बस कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों को जब आप निकाल लोगे और प्लस करोगे, एट द लास्ट आपको जो चीज मिल रही है वो क्या है, वो है जी आपकी NDPHFC। आपके लिए तो काम इजी हो गया कि NDPHFC है, और NNPHFC पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली देखो हमने पढ़ा ही था भाई NDPHFC है, क्या बनाना है इसको NNPHFC, यानी N से N तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, FC से FC कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्या चेंज करना है सिर्फ D से N। अब D से N पर आने का तरीका वही था बेटा, NFIA को प्लस कर दीजिए, सिंपल कि NFIA को जब आप प्लस कर दोगे तो मेरे को मतलब मिल जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीसरा मेथड होता है आपका
कि भाई आपका एक्सपेंडिचर मेथड है ये, और ये इजी तो है पर थोड़ा सा आपका टाइम टेकन है क्योंकि फॉर्मूला काफी बड़ा है। लेट्स सी कि एक्सपेंडिचर मेथड को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है जीडीपी एट एमपी, यानी वापस वही कंफ्यूजन। क्या याद रखना है कि वैल्यू एडेड से जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। सेम एज इनकम मेथड से जब सॉल्व करा तो भाई अपन को मिला एनडीपी एट एफसी। अब जब मैंने कहा कि तीसरा एक और है एक्सपेंडिचर, इससे जब आप सॉल्व कर रहे हो तो इससे वापस आपको मिलता है जीडीपी एट, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज है। अब जीडीपी एट एमपी की अगर मैं बात करूं तो ये जीडीपी एट एमपी वाला थोड़ा सा बड़ा है, एंड मैं चाहूंगी कि एक और पार्ट में, मैं इसको छोटा सा ही पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगी। उसमें मैं ना सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करके बताऊंगी, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी कि आप आखिरकार उन फॉर्मूलाज को लगा करके सॉल्व कैसे कर सकते हो। बाकी मुझे आशा है कि भाई आपको समझ आया होगा। ये जो चैप्टर का थोड़ा सा फोबिया है बच्चों के अंदर वो थोड़ा बहुत ही सही पर कम हुआ होगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई ना भूलना। धन्यवाद।